गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। ऑनलाइन क्लास में फिर से एक बार मैं आप सभी का सहर्ष स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हमने इतिहास के फ्रेंच रिवॉल्यूशन फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पूर्ण रूप से अध्ययन किया था। आज हम सिविक्स का तीसरा चैप्टर संविधान का निर्माण अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, इसके पार्ट 1 में मैं फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, इस अध्याय में बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को हम लोग समझने जा रहे हैं। स्पेशली हम इसमें दक्षिण अफ्रीका का संविधान किस प्रकार से बना, दक्षिण अफ्रीका के संविधान का क्या महत्व है और विश्व में दक्षिण अफ्रीका के संविधान का क्या योगदान रहा है, इन बिंदुओं को हम लोग विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे। और साथ ही भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में भी हम लोग विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे। प्यारे बच्चों, संविधान के निर्माण इस चैप्टर में जो महत्वपूर्ण जो बिंदु, द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, इसमें हम लोग दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। साथ ही हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है, इसका भी हम लोग विश्लेषण करेंगे। इसके अलावा इस अध्याय के और महत्वपूर्ण जो एस्पेक्ट है, भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य कौन से है, संविधान का दर्शन अर्थात उद्देशिका या प्रस्तावना, जिसे अंग्रेजी में प्रियम्बल कहते हैं, उसका भी हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। और इसी संविधान में भारत में निर्मित जो संस्थाएं हैं, चाहे वो विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, इनका स्वरूप कैसे रखा गया है, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन आज के इस भाग में केवल हम लोग 2 बिंदुओं पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। नंबर 1, दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान का निर्माण, और नंबर 2, हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है। दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान का निर्माण कैसे हुआ, ये देखने से पहले हम लोग थोड़ा दक्षिण अफ्रीका के राजनीतिक स्थिति एवं सामाजिक स्थिति के बारे में थोड़ा जानकारी हासिल करेंगे, जिसे हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कह सकते हैं। प्यारे बच्चों, संविधान किसे कहते हैं? वैसे संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है। इसमें किसी देश की राजनीति और समाज को चलाने वाले मौलिक कानून होते हैं, जिसमें नागरिकों के अधिकार होते हैं, सरकार की शक्तियां होती हैं और इसके कामकाज के तौर तरीकों का निर्धारण किया जाता है। और संविधान किसी भी देश का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। ये एक प्रकार से हम संविधान की व्याख्या कर सकते हैं। सामान्यतः वर्तमान समय में विश्व में 2 प्रकार के संविधान पाए जाते हैं। नंबर 1, लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सामान्यतः यहाँ के जो नियम और कानून होते हैं, उसे लिखित रूप में लिखा जाता है, इसलिए उसको लिखित संविधान, जैसे भारत है, यूएसए है, कई सारे देश है। और दूसरा जो है अलिखित संविधान। वैसे नियमों और कानूनों का ऐसा संग्रह जो लिखित रूप में नहीं होता है, मुख्य रूप से मौखिक होता है। इसमें ब्रिटेन है, सऊदी अरबिया है, इजराइल है, न्यूजीलैंड जैसे देशों में अलिखित संविधान है। लेकिन इंग्लैंड में 2 प्रमुख ऐसे कानून हैं जो लिखित रूप में वहाँ पर रखा गया है। एक है मैग्ना कार्टा और दूसरा है बिल ऑफ राइट्स। फिर भी ब्रिटेन को अलिखित संविधान ही माना जाता है। अब हम चलेंगे दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान का निर्माण कैसे हुआ, उसको देखने से पहले हम लोग वहाँ के सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति के बारे में हम लोग थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, हम सब जानते हैं नेल्सन मंडेला का नाम आप लोगों ने सुना होगा।
नेल्सन मंडेला जो दक्षिण अफ्रीका के एक बहुत ही सुप्रसिद्ध नेता थे, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका की गोरों की सरकार ने देशद्रोह के आरोप में 1964 में देश में रंगभेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी और लगभग 28 वर्षों तक उन्हें दक्षिण अफ्रीका के सबसे भयावह जेल रोबेन द्वीप में कैद करके रखा था। प्यारे बच्चों, नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के नेता जिन्होंने रंगभेद के खिलाफ, वहाँ के जो गोरे सरकार के खिलाफ, श्वेत सरकार के खिलाफ संघर्ष किया, आंदोलन किया, परिणाम उन्हें जेल में डाल दिया गया। ये रंगभेद के खिलाफ का ये संघर्ष नेल्सन मंडेला ने क्यों शुरू किया गया था, उसके कारणों की हम लोग चर्चा करेंगे। रंगभेद नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पे चलाई गई थी। ये श्वेत सरकार ने, यानी कि यूरोपियन गोरे लोगों ने ये रंगभेद की नीति, सिंपल में रंगभेद यानी त्वचा के रंग के आधार पर या चमड़ी के रंग के आधार पर किया गया भेदभाव। गोरे लोग अपने आप को गोरे और वरिष्ठ मानते थे और दक्षिण अफ्रीकन लोग जो रंग से काले थे उन्हें काले लोग कहते थे। यूरोप के गोरे लोगों ने यह व्यवस्था लादी थी। वहाँ श्वेत लोग रहते थे, यानी कि गोरे अफ्रीकन लोग जिनका वहाँ शासन चलता था। अश्वेत यानी अफ्रीका के मूल वंश जो लगभग 3/4 यानी कि लगभग 75% कुल जनसंख्या का हिस्सा था। बागानों में काम करने के लिए ब्रिटिश काल में भारतीय मूल के लोग भी वहाँ गए थे, ऐसे भारतीय लोग भी वहाँ थे। और कुछ लोग रंगीन, ये रंगीन लोग जो थे कारे और गोरे लोगों के मिश्रण से बने हुए लोगों को रंगीन लोग कहा जाता था। इस प्रकार से ये 4 प्रकार के ये रंग के आधार पर या चमड़ी के रंग के आधार पर वहाँ पर ये लोग रहते थे। अश्वेतों को मतदान का अधिकार नहीं था। सार्वजनिक स्थलों के प्रयोग पर इन्हें प्रतिबंध थे। उनकी बस्तियाँ गोरे लोगों से अलग थी। गोरे लोगों के बस्तियों में जाने का अधिकार नहीं था। उनके सारे सार्वजनिक स्थलों का उपयोग, चाहे वो अस्पताल हो, बस स्टैंड हो, बस हो, स्कूल हो, जो भी सार्वजनिक स्थल है, मैदान है, गार्डन है, इनका उपयोग करने की अश्वेतों को अनुमति नहीं थी। अफ्रीका के मूल वंश के लोगों को अनुमति नहीं थी। इतना ही नहीं, उन्हें गिरजाघर में जाने की भी, यानी कि चर्च में जाने की भी अनुमति नहीं थी। संगठन बनाने और भेदभावपूर्ण व्यवहार का विरोध करने का भी उन्हें अधिकार नहीं था। अगर कोई विरोध करता है या संगठन बनाता है तो उन्हें सरकार अरेस्ट करती थी, उन पर मुकदमा चला जाता था और उन्हें सज़ा दी जाती थी। लेकिन अफ्रीका में ये संघर्ष जारी रहा। 1950 से अश्वेत, रंगीन चमड़े वाले लोग और भारतीय मूल के लोगों ने रंगभेद के खिलाफ संघर्ष शुरू किया, विरोध प्रदर्शन शुरू किए, हड़तालें शुरू किए और ये विरोध दिन प्रतिदिन अफ्रीका में बढ़ता ही जा रहा था। सरकार की भेदभावपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस का गठन किया गया। इनमें कई मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल हुई और कुछ ऐसे गोरे लोग भी थे जो रंगभेद के इस भेदभावपूर्ण नीति का विरोध करते थे। उन्हें ये भेदभाव पसंद नहीं था। ऐसे गोरे लोगों के समझदार लोगों ने भी इस नेल्सन मंडेला के संघर्ष का, आंदोलन का समर्थन किया था, वो भी उनके साथ थे। पूरे अफ्रीका में कांग्रेस के नेतृत्व में और नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में गोरे लोगों के खिलाफ, भेदभावपूर्ण नीति के खिलाफ संघर्ष व आंदोलन अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका था और परिणाम स्वरूप रंगभेद के खिलाफ बढ़ते विरोध ने सरकार ने अपनी नीतियां बदलकर भेदभाव वाले कानून को वापस लिया, क्योंकि गोरे लोगों की सरकार को ये जल्द ही समझ में आ गया कि अब हम लोग अधिक दिन तक इनका विरोध नहीं झेल सकते हैं और इसीलिए उन्होंने अपनी नीतियों में परिवर्तन लाने की कोशिश की और इसी का परिणाम था भेदभाव वाले कानून को उन्होंने वापस लिया।
राजनीतिक दलों पर जो पाबंदियां लगाई थी उसे भी हटा दिया गया, यानी कि अब राजनीतिक दल स्थापित कर सकते थे। मीडिया पर जो प्रतिबंध लगाए थे उन्हें भी हटा दिया, और सबसे महत्वपूर्ण बात, नेल्सन मंडेला को आज़ाद कर दिया। 28 वर्ष बाद नेल्सन मंडेला आज़ाद हुए थे। 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया और दुनिया का एक लोकतांत्रिक देश बना। रंगभेद वाली शासन व्यवस्था वहाँ खत्म हो गई और सभी नस्ल के लोगों की मिलीजुली सरकार बनने का रास्ता खुल गया और नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति बन गए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर जब नेल्सन मंडेला की जो सरकार आई, तब उन्होंने जो गोरे लोग थे उनके जुर्म को पूरी तरह से माफ़ कर दिया था। किसी भी प्रकार का उनके बारे में मन में घृणा या भेदभावपूर्ण व्यवहार उन्होंने नहीं किया और गोरे लोगों के साथ मिलकर उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के लिए एक लोकतांत्रिक संविधान का निर्माण किया। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ देखने लायक है, यानी कि नेल्सन मंडेला की यहाँ दूरदृष्टि दिखाई देती है। नेल्सन मंडेला ने कहा था कि पुरानी सरकार के जुल्म भूल जाए, उन्हें माफ़ कर दिया जाए और सभी प्रकार के नस्लों तथा स्त्री पुरुष की समानता, लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों पर आधारित नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण करे। इस प्रकार की बात नेल्सन मंडेला ने सारे देशवासियों के सामने रखी थी और फिर दोनों ने मिलकर दक्षिण अफ्रीका के लिए एक लोकतांत्रिक संविधान बनाया। तो आइए प्यारे बच्चों, अब हम लोग दक्षिण अफ्रीका के संविधान की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। मैंने प्रस्तावना में कहा था कि दक्षिण अफ्रीका का ये संविधान एक अनोखा संविधान माना जाता है, महत्वपूर्ण संविधान माना जाता है, यहाँ तक कि इन्हें विश्व में एक मॉडल के रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है। प्यारे बच्चों, दक्षिण अफ्रीका की संविधान की विशेषताएं इस प्रकार है। 2 वर्षों के बहस के बाद जो संविधान बना, वैसा अच्छा संविधान दुनिया में कभी नहीं बना था। ये इसकी खास विशेषता है, यानी कि दक्षिण अफ्रीका का संविधान एक अनोखा और अलग संविधान था। इस संविधान में नागरिकों को जितने व्यापक अधिकार मिले हैं, उतने दुनिया के किसी भी संविधान ने नहीं दिए हैं। इसीलिए ये एक अनोखा संविधान है। साथ ही उन्होंने फैसला किया कि मुश्किल मामले में समाधान के लिए सबकी भागीदारी होगी। ये महत्वपूर्ण बिंदु दक्षिण अफ्रीका के संविधान में लिखा है। प्यारे बच्चों, हम सब जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में जो अश्वेत लोग थे, मूल अफ्रीकन वंश के जो लोग थे अश्वेत, वो लगभग 75% थे और स्वाभाविक रूप से चुनाव में उन्हीं को बहुमत मिलता था। लेकिन ऐसे समय में जो वहाँ रहने वाले अश्वेत लोग हैं या अन्य समुदाय के लोग हैं, ऐसे अल्पसंख्यकों को भी कभी भी किसी भी प्रकार के निर्णयों से बेदखल नहीं किया जाएगा। हमेशा उनके साथ मिलकर बैठकर बहस करके चर्चा के माध्यम से सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। इस प्रकार का प्रावधान उन्होंने अपने संविधान में लिखा है। दक्षिण अफ्रीकी संविधान से दुनिया भर के लोकतांत्रिक देश प्रेरणा लेते हैं। आज उसे लोकतंत्र के मॉडल के रूप में देखा जाता है। जैसे मैंने पहले ही कहा था, यह काम कैसे संभव हुआ, क्यों दक्षिण अफ्रीका के संविधान को एक मॉडल के रूप में देखा जाता है या अन्य देश उन्हें एक प्रेरणा मानते हैं। इसका प्रमुख कारण इस निम्नलिखित बिंदु में दिया है कि यह काम दक्षिण अफ्रीकी लोगों द्वारा साथ रहने, यानी कि दक्षिण अफ्रीका के सभी लोग साथ रहे, साथ काम करने का उनके पास दृढ़ निश्चय, मतलब सभी की भागीदारी के साथ काम करना, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, श्वेत हो, अश्वेत हो,
रंगीन चमड़ी वाले हो या भारतीय मूल वंश के लोग हो, सबको साथ मिलाकर निर्णय करना। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पुराने कड़वे अनुभवों को आगे इंद्रधनुषी समाज बनाने में, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, कि पुराने कड़वे अनुभव का मतलब होता है कि वही जो श्वेत लोगों ने अश्वेतों पर जो अन्याय किए थे, अत्याचार किए थे, भेदभाव किए थे, उन अनुभवों को भूल जाना और आगे इंद्रधनुषी समाज बनाना। इंद्रधनुषी मतलब कलरफुल, जिसमें 7 कलर होते हैं। तो एक सबक के रूप में उन्होंने प्रयोग करने की समझदारी के कारण ये संभव हुआ, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी समझदारी नेल्सन मंडेला ने दिखाई थी कि हमें पुराने जो भी कटु अनुभव है, कड़वे अनुभव है, उन्हें भूलना है और एक नए दक्षिण अफ्रीका को तैयार करना है, नया दक्षिण अफ्रीका का निर्माण करना है। ये समझदारी के कारण ही ये संविधान एक अलग संविधान या मॉडल के रूप में इसे देखा जाता है। अब हम देखेंगे दूसरे पॉइंट को, हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है। अभी ऊपर के विश्लेषण में मैंने आपको बताया कि दक्षिण अफ्रीका सरकार ने देश के सभी समुदायों को मिलकर भागीदारी करके अपने संविधान का निर्माण किया। यहाँ तक उन्होंने अल्पसंख्यकों को भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया। शासन व्यवस्था में भागीदारी, संविधान निर्माण में उनका सहयोग लिया और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उनके बीच में जो भी चीज़ें थी और एक दूसरे पर विश्वास, ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। लेकिन विश्वास कैसे साबित होगा, इसके लिए एक लिखित संविधान की आवश्यकता होती है। और इसीलिए अफ्रीकन लोगों ने मुख्य रूप से अपने संविधान में ये प्रावधान किया कि नियम सबसे ऊपर होंगे और कोई भी सरकार उसकी उपेक्षा नहीं कर सकता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट संविधान में उन्होंने लिखा है और इसी बुनियादी नियमों के उन्होंने संविधान में लिखित रूप में रखा है और इसी के कारण वहाँ पर सभी समुदायों के बीच विश्वास निर्माण हुआ है और वहाँ का संविधान एक अच्छी तरह से बना है। अब हम देखेंगे कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है, क्यों आवश्यकता है संविधान की। वैसे संविधान लिखित नियमों की ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले जो संविधान बनता है वो संविधान को सभी लोग स्वीकृत करते हैं, मान्य करते हैं, ये महत्वपूर्ण बात होती है। और इसीलिए संविधान में दिए गए नियमों का भी वो पालन करते हैं। संविधान देश का सर्वोच्च कानून है जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच के आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच संबंध भी तय होते हैं। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से अफ्रीका में अलग अलग समुदाय के अलग अलग रंगों के लोग थे, उसी प्रकार से हर एक देश में अलग अलग समुदाय, अलग अलग जातियों के लोग होते हैं, अर्थात विविधतापूर्ण वहाँ पर लोग होते हैं। ऐसे समय में सबको एकता के सूत्र में बांधने का काम हमारा ये संविधान करता है और इसीलिए नागरिकों के बीच में भी और नागरिक व सरकार के बीच के संबंध भी तय करने का काम यह संविधान करता है। अब हम देखेंगे प्यारे बच्चों कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है। इसके प्रमुख 4 बिंदु, 4 पॉइंट्स हम लोग देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट्स है कि हमें संविधान क्यों जरूरी है। तो संविधान साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि संविधान इसलिए आवश्यक है क्योंकि संविधान देश में रहने वाले जितने भी समुदाय के लोग हैं जो एक साथ रहते हैं, उनके बीच में आपस में एक विश्वास और भरोसा का वातावरण बनाता है और एक दूसरे को के बीच में सहयोग विकसित करता है। ये संविधान में ताकत होती है, इसीलिए संविधान आवश्यक है। दूसरा बिंदु एक महत्वपूर्ण है, संविधान यह भी स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार होगा। तो संविधान में आमतौर पर यह स्पष्ट लिखा जाता है
कि वहाँ पर उस देश के सरकार का चयन या गठन कैसे होगा। क्या उसे लोगों द्वारा चुना जाएगा या कुछ सीमित लोगों द्वारा चुना जाएगा, इसका स्पष्ट उल्लेख संविधान में होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि फैसले लेने का अधिकार किसे होगा। क्या जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को या सरकार को ये फैसला लेने का अधिकार होगा, या अन्य कोई समुदाय को या अन्य किसी संस्था को फैसला लेने का अधिकार होगा। ये स्पष्ट उल्लेख संविधान में होता है और इसीलिए संविधान आवश्यक है। तीसरा इसकी महत्वपूर्ण जो बिंदु है, संविधान सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार है। वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये संविधान की आवश्यकता का। प्यारे बच्चों, संविधान जो है सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है, मतलब संविधान में सरकार को किस प्रकार के काम करना है और किस प्रकार के काम नहीं करना है, इसका स्पष्ट उल्लेख होता है। अर्थात सरकार अपने मनमर्जी से मनमानी तरीके से काम नहीं कर सकती है। सरकार को केवल संविधान के अनुसार ही काम करना होता है और इसीलिए सरकार के अधिकारों की सीमा संविधान तय करता है। संविधान के अनुसार ही सरकार को काम करने होते हैं। और दूसरा बिंदु जो है उसमें नागरिकों के अधिकार भी संविधान में स्पष्ट लिखे जाते हैं। जैसे भारतीय संविधान में भारत के हरेक नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं, उसी प्रकार से हरेक लोकतांत्रिक देश अपने देश के नागरिकों को ऐसे मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं और वे मौलिक अधिकारों का उल्लेख स्पष्ट रूप से संविधान में होता है, जिसे सामान्य रूप से किसी भी प्रकार की सरकार, संस्था या कोई व्यक्ति आसानी से छीन नहीं सकती है। ये ताकत संविधान में होती है, इसीलिए संविधान की आवश्यकता है। और चौथा अंतिम पॉइंट जो है वो है संविधान अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। प्यारे बच्चों, जब संविधान बनाया जाता है तब उस देश की जनता की इच्छा, आकांक्षाओं और सपने क्या थे। क्या उन्होंने गुलामी में रहते हुए देश को सजाने के लिए जो सपने देखे थे, उन सपनों को ही संविधान में प्रतिबिंबित किया जाता है। और इसीलिए अच्छे समाज के गठन के लिए वह लोगों की आकांक्षाओं, मतलब उस देश की जनता क्या चाहती है, ये विचार संविधान में लिखे जाते हैं और इसीलिए संविधान की आवश्यकता होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, संविधान से देश का राजनीतिक स्वरूप भी स्पष्ट होता है। प्यारे बच्चों, संविधान से इस बात का स्पष्ट पता चलता है कि उस देश में शासन का स्वरूप कैसा है। क्या वहाँ लोकतांत्रिक शासन है, क्या वहाँ राजतांत्रिक शासन है, या वहाँ पर तानाशाही शासन प्रणाली है। ये संविधान से ही स्पष्ट होता है और इसीलिए संविधान की आवश्यकता होती है। सारांश, जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हो, यह जरूरी नहीं है। इस बात को ध्यान से देखिए बच्चों, जिन देशों में संविधान है वे सभी देश लोकतांत्रिक होंगे ऐसी बात नहीं है, लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहाँ संविधान होना जरूरी है। देखिए, जिस देश में संविधान है वो देश लोकतांत्रिक होगा ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारे देशों में संविधान है लेकिन वो लोकतांत्रिक देश नहीं है। लेकिन जिन देशों ने लोकतांत्रिक शासन को अपनाया है उस देश में संविधान होता ही है या वहाँ संविधान होना जरूरी है। अमेरिकन व फ्रांसीसी क्रांति के बाद दोनों ने लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दी थी और इसी का सिलसिला आगे चला। इसके बाद यह चलन हो गया कि हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक लिखित संविधान हो। और भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत के लिए भी भारतीय लोगों द्वारा
एक संविधान का निर्माण किया गया था, क्योंकि भारत ने लोकतांत्रिक शासन को स्वीकृत करने का निर्णय लिया था। इसीलिए भारत ने भी अपने लिए एक अनोखा संविधान तैयार किया। उसके बारे में हम लोग अगले अध्याय में विस्तृत रूप से जानकारी हासिल करेंगे। इसके ऊपर कुछ प्रश्न हैं। संविधान किसे कहते हैं? नेल्सन मंडेला ने श्वेत सरकार के विरुद्ध संघर्ष क्यों किया? दक्षिण अफ्रीकी संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या है? हमें संविधान क्यों जरूरी है? और क्या हर लोकतांत्रिक देशों में संविधान होना जरूरी है? इन प्रश्नों के उत्तर आप अपने होमवर्क के बुक में लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर हम लोग अगले पीरियड में सेकंड भाग में भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इसकी जानकारी के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।